राजस्व प्रशासन के जो स्थानीय स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं एकदम तत्पर हैं कि किसी भी रैयत को, किसी भी भूस्वामी को अगर उसके ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको वो मदद करेंगे, उसको सुलझाने में मदद करेंगे, घबराने की उनको ज़रूरत नहीं। अच्छा, किताबें बनी, कुछ ऐसी बनी जिस पे वो काम कर पा रही है, जरा उसके बारे में। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 और 2000 नियमावली 2012 वर्ष 2012 में आया, लेकिन जो सर्वेक्षण करने के टेक्निकल रूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाएगा, इस पर काम होना बाकी रह गया था। राज्य सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया और यह एक तकनीकी मार्गदर्शिका का निर्माण करवाया, जिसमें मैंने काफ़ी इसमें मदद किया और वो तकनीकी मार्गदर्शिका आपके सामने है। इसमें सर्वेक्षण कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप, यानी खानापूरी, किस्तवार, प्रारूप अधिकार अभिलेख और अधिकार अभिलेख का निर्माण, ये सारे विषय इसमें विवेचित किए गए हैं और इसके आधार पर लोगों को काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो अभी बिहार सरकार जो काम कर रही है जी, इसी किताब के आधार पर तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर और जो सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त पर जो एक्ट्स और रूल्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। और ये किताबें बिहार सरकार को आपने लिख के दी? हमने मदद किया, लिखने में मदद किया जी था। जी। उसके बाद और ये जो बात आती है, जो बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए जी, इस पर भी कोई नियम कानून बना है सर? बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए, ये 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट कर दिया गया और लड़कियों को कोपार्टनर माना गया और लड़कियां अब जिस दिन से उस फैमिली में जन्म ले रही हैं वो अब एक सहदायिक के रूप में है। तो ये हमारे समाज में एक भ्रांति थी कि लड़कियों को हम शेयर कैसे देंगे। जो बंटवारा होता था, परिवार के जो वयस्क सहदायिक हुआ करते थे वो उनको मिलता था। तो उस संबंध में उस भ्रांति को दूर करने के लिए मेरे द्वारा एक भूमि विधि प्रश्न एवं समाधान पुस्तक निकाली गई है। इसमें बंटवारा शीर्षक में और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जितने प्रकार के प्रश्न हो सकते थे मैंने उसमें उसकी जानकारी दे दी है। अगर आम आदमी को इस तरह के उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो इसको देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें अधिनियम के जो धाराएं हैं और नियमावली है, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजमेंट्स दिए गए हैं उसका भी उस जगह पर अंकन किया गया है। सर 80 और 90 के दशक से जिसका रसीद नहीं करता हो और तो क्या करना चाहिए? अगर किसी रैयत के जोत की ज़मीन का रसीद नहीं कटा है किसी कारणवश तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रसीद अब जमाबंदी पंजी ऑनलाइन हो गई है और वो व्यक्ति अपने उस जमाबंदी को देख करके ऑनलाइन देख लेंगे कि हमारी पुरानी जमाबंदी से नई जमाबंदी कौन बनी है, उसका अब ऑनलाइन बैठे बैठे रसीद कटा सकते हैं। रसीद कोई माने नहीं रखता है, रसीद किसी भी समय कटा सकते हैं, घर बैठे बैठे कटा सकते हैं। अभी जो सर्वे हो रहा है जी और उसका रसीद नहीं कटा है तो वो एक्सेप्ट करेंगे? अगर रसीद उनके पास नहीं है, जमीन के स्वामित्व का डॉक्यूमेंट है, अगर और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर खानदानी संपत्ति है उसका उनको विवरण मालूम है, खाता खेसरा रकबा मालूम है, आपस में वे लोग अपना पारिवारिक बंटवारा कर लेते हैं, उसमें उसका विवरण दे देते हैं, उसके आधार पर भी उनका अधिकार अभिलेख बनेगा और उसमें खेसरा पंजी में उनके नाम की प्रविष्टि होगी। रसीद की आवश्यकता वहाँ नहीं है। बाद में उसको बाद में वो दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, अगर है तो वो दें, नहीं है तो इसके लिए उनको घबराने की जरूरत नहीं। रसीद तो आखिर कटवाना ही पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, उससे उनकी जमाबंदी अपडेट हो जाएगी, अद्यतन हो जाएगी। गांव के लोगों को अभी मतलब ज़्यादा डर सताता है कि हमारे जो ज़मीन है वो सरकार के गिरफ्त में चल जाएगा और सरकार छीन लेगी हमसे। बहुत लोगों के इसे जो भ्रम फैलाया जाता है जो लोगों के द्वारा, लोग ज़्यादा इससे भी मतलब डरते हैं। हम जो सरकार का जो कार्यक्रम होता है उसमें लोग नहीं पहुंच पाते हैं कि हम जाएंगे तो हमारा ज़मीन सरकार छीन लेगी। इससे क्या बचना है? गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है, हम लोगों के देश में वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है। सरकार सभी जमीनों की भूमि अधिपति है, मालिक है,
फिर भी अगर वो किसी रैयत का, किसी काश्तकार का, किसी भूस्वामी का ज़मीन अगर लेती है तो उसको उचित मुआवजा देती है, मुआवजा लेकर ही उसका ज़मीन देती है। इसलिए सरकार कभी ज़मीन लेने का विचार नहीं रखती है, बल्कि जो काश्तकार हैं, जो रैयत हैं, जो भूस्वामी हैं, उनके पास अगर उनके स्वामित्व का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका वो अधिकार अभिलेख बना करके उनके ज्योत अधिकार की प्रविष्टि करके उन्हें उपलब्ध कराती है। इसलिए किसी को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार कभी भी ज़मीन नहीं ले सकती है। सरकार लैंडलॉर्ड पैरामाउंट है और वो वेलफेयर स्टेट है। अपने राज्य में रहने वाले सभी जोतदारों, सभी भूमि धारियों, सभी रैयतों के ज़मीन का रिकॉर्ड ऑफ राइट बना करके देने की इच्छा रखती है। इससे जो भूमि सर्वे हो रहा है, इससे लोगों को मतलब कोई चीज़ को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको एकदम सजग होकर के अपने ज़मीन का, जैसे हम अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो बेहिचक हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और बताते हैं कि हमें ये हमारे शरीर में ये रोग है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। आज ठीक राजस्व प्रशासन के जो स्थानीय स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं एकदम तत्पर है कि किसी भी रैयत को, किसी भी भूस्वामी को अगर उसके ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको वो मदद करेंगे, उसको सुलझाने में मदद करेंगे। घबराने की उनको ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, ऐसा भी आपके पास कुछ किताबें होंगी जी, जो लोग को कोई बरगलाता है कि नियम कानून नहीं पता है गांव के लोगों को, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको कुछ सजेस्ट करेंगे कि आप कुछ ऐसी किताबें रखें जिससे कि आप फाइट कर सके, आपको कोई बरगला ना सके। इस विषय पर जो विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालन चल रहा है, जिसमें अधिकारों के अभिलेख का निर्माण किया जाना है, इसमें हमारा जो ग्रास रूट का स्थानीय स्तर का जो कर्मचारी है, काम करने वाला है, वो मुख्य रूप से अमीन होता है और अमीन के ऊपर कानूनगो होता है और एएसओ होते हैं। तो अमीन के लिए, कानूनगो के लिए और एएसओ के लिए सर्वेक्षण कार्य कैसे किया जाएगा, कैसे हम भूस्वामी से उनके स्वामित्व का दस्तावेज लेंगे, कैसे हम उनको सुनेंगे और कैसे हम नियम के आधार पर उनके अधिकारों की प्रविष्टि करेंगे, इस पर किताबें निकली हुई हैं। और वो किताब एक अमीन मार्गदर्शिका के रूप में है। ये अमीन मार्गदर्शिका है जिसमें अमीन के हर स्टेप के बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि अमीन को क्या करना है, अमीन को संबंधित भूस्वामी और रैयत से किन किन दस्तावेजों को लेना है। अगर दस्तावेज नहीं है और किसी कारणवश वो उस समय भूस्वामी या रैयत अपने स्वामित्व का डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं तो उनको यादाश्त पंजी में दर्ज कर लेना है। अगर उनको वो बाद में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद में भी मिल जाता है और वो प्रस्तुत करते हैं तो उसकी वो एंट्री करेंगे, एएसओ और कानून को उसकी सुनवाई करेंगे। सर, तो जो डॉक्यूमेंट है तो वो बताएंगे, तो करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। किसी भी रैयत को अपने स्वामित्व का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए जो स्वामित्व आधारित है, मैंने उनको उस ज़मीन में स्वामित्व कैसे मिला, तो एक मिलता है स्वामित्व जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति है, एक खतियानी संपत्ति होती है। जो खतियानी संपत्ति होती है उसकी विवरणी खतियान में रहती है, खाता खेसरा वाइज दर्ज होता है, यानी दादा परदादा पिता के नाम से दर्ज होता है, उसमें उनको अधिकार मिलता है। तब एक ये हो गया। दूसरा, अगर उनके द्वारा कोई संपत्ति खरीदी गई है, केवाला से, सेल्डिट से खरीदी गई है, उनको गिफ्ट में मिला है, उन्होंने किसी से बदलैन किया है, सरकार के द्वारा बंदोबस्ती हुआ है, भूदान से उनको मिला है, वास्तविक पर्चा से मिला है, तो इसका उनके पास पट्टा मिलता है, पर्चा मिलता है, दस्तावेज होता है, इसको वो रख सकते हैं। दूसरा, पारिवारिक संपत्ति में रैयत लोगों के पास तत्काल कोई विवरण नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो जो भी रैयत भूस्वामी हो अपने घर में बैठ करके आपसी सहमति से खतियानी ज़मीन का विवरण निकाल लें, जमाबंदी की ज़मीन का विवरण निकाल लें, खुद अपने बैठे और बैठ करके अपनी संपत्ति का किसके हिस्से में कौन जाएगा वो शेड्यूल बना लें, अनुसूची बना लें, हस्ताक्षर करके वो दे दें संबंधित एएसओ को, संबंधित कानूनगो को, या स्वघोषणा के साथ दे दें। जिस समय अमीन जाएगा
उसका वेरिफिकेशन करने या जांच करने जाएगा, स्वामित्व को देखने जाएगा, उस समय उस कागजात के आधार पर उनके नाम की प्रविष्टि भूमि पंजी, जिसको खेसरा पंजी कहते हैं, और उसी के आधार पर हमारे अधिकारों के अभिलेख का निर्माण होता है, उसमें प्रविष्टि दर्ज होती है। अंतिम एक सवाल है सर जी, कि वंशावली बनाए तो कैसे बनाए, और क्या वो मान्य है अपने से बना करके, या लोगों में होड़ लगी है कि वो सरपंच ही बनाएगा? वंशावली के बारे में बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है अधिनियम में, बिहार स्पेशल एंड सर्विस सेटलमेंट एक्ट 2011 में वंशावली किसे देना है। वंशावली बहुत आसान है, प्रपत्र 311 बनाया हुआ है, और वो रैयत अपनी वंशावली खुद सादा कागज पर बना करके देंगे। वैसे एक प्रपत्र बनाया हुआ है कि उसी में देना है, तो उस प्रपत्र भी नहीं उपलब्ध हो तो उस प्रपत्र को सादा कागज पर उतार लें और अपने खुद डिक्लेयर करें कि उनके दादा कौन थे, उनके दादा के कितने संतान हुए, उनके बाद उनके पिता कितने भाई थे, वे कितने भाई हैं, और उस खतियानी संपत्ति में, जमाबंदी की संपत्ति में कितना किसको शेयर मिलता है, कितना किसको मिला हुआ है, या कौन अपने दखल कब्जे के हिसाब से ज़मीन जोत रहे हैं, वो खुद बना करके दें। इसमें किसी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, कोई इसका विशेष प्रोविज़न नहीं किया गया है, रैयत अपने राजी खुशी से देंगे और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रपत्र 2 का क्या काम है सर? प्रपत्र 2 उसको कहते हैं स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन। स्वघोषणा उसको कहते हैं कि हमें अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करना है, घोषित करना है कि ये संपत्ति हमारी कौन कौन सी है। तो बेसिकली लैंडेड प्रॉपर्टी का ये खतियान बनने जा रहा है, तो हमें अपनी लैंडेड प्रॉपर्टी को घोषित करना है और उसकी विवरणी दाखिल करनी है, और वो प्रॉपर्टी हमें कैसे प्राप्त हुई है उसकी विवरणी उसमें अंकित कर देना है। शुक्रिया सर।